हमारी आज की डिस्कशन है ज्योमेट्रिक मीन। हम अपनी आज की डिस्कशन एंड स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, हम मीन का कॉन्सेप्ट बेसिकली अर्थमेटिक में भी पढ़कर आए हैं। और अर्थमेटिक में अगर मैं आपको याद कराऊं तो अर्थमेटिक का फॉर्मूला आपके पास सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हुआ करता था। मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग साथ साथ याद भी कर रहे हैं। ठीक है, अब्दुल मोहित, सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताओगे? आयशा मकबूल, सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला? A is equals to A plus B upon 2. एक्सीलेंट। आयशा, तुम एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम n अर्थमेटिक मीन्स दो नंबर्स में इंसर्ट करती हो तो टोटल प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स होंगी? N plus 2. n plus 2। और n अर्थमेटिक मीन्स का फॉर्मूला मैंने किस तरह समझाया था? मतलब फर्स्ट a1 का फॉर्मूला क्या होगा? A1 A plus D. a2 A plus 2D. a3 A plus 3D. an A plus ND. जिसमें d का फॉर्मूला क्या होगा? B minus A upon N plus 1. और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स को। ठीक है ना? गुड, थैंक यू आयशा। So नाउ ज्योमेट्रिक मीन में बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि a एंड b आर टू नंबर्स और आप इन दो नंबर्स के दरमियान सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें, लेट्स से मैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को g कह देता, तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और अगर मैं इन दो नंबर्स के दरमियान n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करूं, G1 G2 G3 अप टिल Gn कॉमा B, यहाँ पे भी वही कहूंगा कि आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर रहे होते हैं बिटवीन द नंबर्स, तो के पास प्रोग्रेशन बनती हुई नजर आती है, वो डेफिनेटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी बिकॉज यू आर इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन्स। एन ज्योमेट्रिक मीन्स का फॉर्मूला होगा, उसके लिए भी मैं कहूंगा एक तो फॉर्मूले हो सकता है और एक आसान तरीका भी हो सकता है इसका। ठीक है, वो क्या? पहले जरा आसान तरीके पे गौर करिएगा। भाई देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको कहूं तो आपकी फर्स्ट टर्म आपके लिए क्या है? ए। आपकी लास्ट टर्म आपके लिए क्या है? बी। ठीक है, आपके लिए इस वक्त टोटल टर्म्स कितनी है? n प्लस 2। एक काम करते हैं, कॉमन रेशो निकालते हैं, r बाय फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a r n माइनस 1। तो Tn की जगह b, a की जगह a, r मैंने फाइंड करना है, n की जगह n प्लस 2 माइनस 1, b अपॉन a इक्वल्स टू r पावर n प्लस 1। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको r चाहिए तो पावर क्या लिखी हुई है? n प्लस 1। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर किसी वेरिएबल पे स्क्वायर होता है तो आप टेकिंग हाफ टू बोथ साइड लेते हैं।
अगर किसी वेरिएबल पे क्यूब होता है तो आप टेकिंग 1/3 टू बोथ साइड लेते हैं। इस वक्त आपका वेरिएबल r है और उस पे पावर है n+1, तो यू विल टेक 1/n+1 टू बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड्स पे 1/n+1 लेंगे तो b/a पावर 1/n+1 और r पे पावर n+1 ऑलरेडी है, और जब उस पे होल पावर में 1/n+1 लूंगा तो आपके पास का था मेरा r का आंसर क्या आ गया, b/a पावर 1/n+1। ये r याद रखें, ठीक है, जो पूरा तरीका याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन r याद रखें। अब मैं अगर आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, तो कलर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जीपी बन चुका है। तो ये आपके लिए फर्स्ट टर्म है, तो मेरे हिसाब से ये ए हो गया। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ए आर। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ए आर पावर एन, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक का नंबर है वही आर की पावर है। देखें, G1 है तो ए आर, G2 है तो ए आर स्क्वायर, G3 है तो ए आर क्यूब, Gn है तो ए आर एन। ठीक है, तो अब मैं यूं याद रख लेता हूं कि G1 मेरे लिए ए आर है, G मेरे लिए ए आर स्क्वायर है, G3 मेरे लिए ए आर क्यूब है, Gn मेरे ए आर एन है, और इन सब में जो r है वो b/a होल पावर 1 है, और n यहाँ पे मीन्स है, क्योंकि प्रोग्रेशन में तो टोटल टर्म्स n+2 है, जिसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन्स की टोटल काउंटिंग। अब ये पूरे फॉर्मूले के जहन को बिठाने के बाद अगर मैं सिंपल कुछ पहले क्वेश्चन रखूं, मैं आपको कहूं मुझे माय फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से तो खुद ब खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया था ये ना। मैंने ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले सारे लिखवाए थे यार, अगर किसी ने स्नैप पिक्चर ली है ना तो वो शुरू की 2 पिक्चर प्लीज मुझसे शेयर भी कर ले लाजमन ना। सो अगर मैं आप पे पहला क्वेश्चन रखूं कि मुझे 2√3 एंड 6√3 के दरमियान सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकाल के, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा सर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए इज √3 करें, 2 6 are 12, √3 into √3 3, 12 3 are 36। तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर क्या आ गया, +/6। ठीक है, अब जहां पे आपसे एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने को कहा जाए, जैसे कि क्वेश्चन लेता हूं मैं, मुझे यहां पर 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करके दें बिटवीन 3 and 192।
तो ए आपके लिए 3 हो गया, बी आपके लिए 192 हो गया, एन आपके लिए 5 हो गया। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स 5 है। हम पहला काम क्या करें, आर निकाल लेते हैं। 192 अपॉन 3 होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 होता है रेशो का फॉर्मूला। सो इट विल बी 192 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट 64 होल पावर 1 अपॉन 6। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पावर 6 होल पावर 1 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, आर का आंसर आ गया आपके लिए 2। ठीक है ना। आर की वैल्यू निकालने के बाद आपको कितनी ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है, 5। तो G1 AR, ए आपके लिए क्या है, ए आपके लिए है 3, आर आपने क्या निकाला 2, याद रखिएगा A3 R2। पहला आ गया 6। अब निकालने की जरूरत नहीं है, इसका डबल करते जाए। अब अगला रेशो 2 है ना, तो 6 2 ये आंसर आएगा 12। G3 क्या होगा 24, G4 क्या होगा 48, G5 क्या होगा 96। इस तरीके से ज्यादा आसान हो जाता है बनस्बतन कि आप फॉर्मूला याद रखें, पैटर्न याद रखें कि फॉर्मूले कैसे बने। अच्छा, अब इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड भी इस तरह ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। It is the product of 3 numbers in GPS 216 and the sum of their products pairs is 156. Find the numbers. अब आपको यहाँ पे 3 नंबर्स जीपी में जो है वो दिए हुए, जिनका प्रोडक्ट आपके पास 216 है, और उनके पेयर्स का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो उसका सम आपके पास जो है वो 156 है। ठीक है ना। नाउ अब देखिए, मैं अगर आपके सामने जनरल जीपी की मिसाल रखूं, ठीक है, तो जनरल जीपी क्या होती है, ए मतलब ऑन द राइट साइड अगर मैं मूव करूंगा तो रेशो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, और अगर लेफ्ट कराऊंगा ए के तो रेशो डिवाइड फॉर्म में होगा। जिस तरह एपी में अगर मैं ए से राइट साइड पे जाऊंगा तो डिफरेंस ऐड हो रहा होगा, और ए से लेफ्ट पे आऊंगा तो डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब आप कोई भी 3 नंबर दे सकते हैं ना, बट वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। मैं एक छोटी सी, 1 मिनट में इसको करेक्ट करो, ए आर स्क्वायर। अब मैं 3 नंबर ऐसे ले सकता हूं जिसमें मेरे को अपनी आसानी हो। 2 कंडीशन दी हुई लाजमी बात है, तो मैं उन 2 कंडीशन को यूज करके नंबर्स निकालूंगा। गौर करें मैं यहाँ पे कौन से 3 नंबर दे रहा हूं, मैं ये 3 नंबर दे, मैं कोई एतराज नहीं करूंगा अगर कोई ये 3 नंबर भी ले ले, ए आर स्क्वायर, तो उसका तरीका थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मेरे में आसानी हो जाएगी। ठीक, जरा 1 मिनट रुक जाए, मुझे 2 स्टूडेंट पता नहीं बार बार ऐड क्यों नहीं हो पा रहे। ना, अब मैंने आपके पास जो 3 नंबर लेता हूं, ए अपॉन आर, ए और ए आर। अब इसके बारे में उन्होंने पहली बात क्या की है, इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं, बराबर है 216 के। तो आर से आर कैंसिल, ए क्यूब
216 के बराबर, तो a किसके बराबर आ गया 6 के, और इनका पेयर में प्रोडक्ट का सम मींस मैं a अपॉन r को a से मल्टीप्लाई करूं, मैं a को a r से मल्टीप्लाई करूं, मैं a अपॉन r को a r से मल्टीप्लाई करूं, तो इनका प्रोडक्ट में पेयर निकाला, फिर उनका सम किया, तो आंसर था 156। a निकाल चुके, याद रखना। अब यहाँ पे देखो a है क्या 6, तो 6 पुट कर लेते हैं, 6 6 36 अपॉन r प्लस 36 r प्लस 36 इक्वल टू 156। मैं 36 ऊपर से कॉमन लेता हूं, तो ये बच गया 1 अपॉन r प्लस 1 इक्वल टू 156। 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r डिवाइडेड बाय r इक्वल टू 156 अपॉन जैसा सर क्लास। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है कोई। ओके, डिवाइडेड बाय 36, जरा सिंप्लीफाई करो तो मेरे ख्याल से 156 और 36 को अगर आप डिवाइड करो, मतलब डायरेक्ट तो डालता नहीं है लेकिन फ्रैक्शन बन जाएंगे इसके। 4 3 12, 39 अपॉन 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सर 13/3 लिख लेना और छोटा हो जाएगा फ्रैक्शन। हाँ सही है, मैं वही सोच रहा था अभी। थ्री r इक्वल्स टू 13r, तो इट विल बी 3r स्क्वायर प्लस माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टराइज कर लें इसको, 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3, 3r कॉमन, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। या r की वैल्यू 3 है या r की वैल्यू 1/3 है। अब वो तीन नंबर्स क्या हो सकते हैं, निकाल लेते हैं। हमने तीन नंबर्स क्या कंसीडर किए थे, a अपॉन r, a और a r। ठीक है, तो a6 r3, कोई एक से भी निकाल लो। 6/3 हो गया 2, देन 6, देन 18। उल्टा हो जाएगा, मतलब a को 6 लेके r को 1/3 यूज करूंगा, तो ये नंबर 18 6 2 हो जाएंगे। तो नंबर्स तो 18 6 और 2 ही रहे ना। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे अब आपको प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। वो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, वो क्वेश्चन है बेशक क्वेश्चन बुक में, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है। ठीक है, और वो क्या, जब भी आप दो नंबर्स के दरमियान n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं, जिसमें आपने G1 से लेके Gn तक, ये आपके n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन a एंड b। ठीक है, इन n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट जब भी आप निकालेंगे, तो ये यहां पर होगा, ये हमेशा बराबर होगा nth रूट ऑफ
सॉरी, ए बी पावर एन होल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी पावर एन, या इसको यूं भी लिख सकते हो ए बी पावर एन अपॉन 2। ठीक है, इसको अब मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूं ना, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी मैंने क्या समझाई है। मैं आपको दो नंबर्स देता हूं, 3 and 12, ये दो नंबर है, और मैं आपको क्या कह रहा हूं वो सुनिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं आप मुझे इसकी 10 ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट फाइंड करके दे दें। दस ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट फाइंड करके दे दें। ठीक है, ये आपके लिए ए हो गया 3, ये आपके लिए बी हो गया 12, ये आपके लिए एन हो गया 10। आपने क्या कहा है भाई, आपने ये कहा है कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स, जितनी ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है ए बी होल पावर एन अपॉन 2। तो ए इज 3 मल्टीप्लाई बाय 12 होल पावर एन अपॉन 2 का मतलब 10 अपॉन 2। 12 3 36 होल पावर 5। जहां कैलकुलेटर आ रहा होगा वहां पे डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, वरना 36 पावर 5 विदाउट कैलकुलेटर के तौर पर आपके पास नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, याद करें तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ इससे पहले अर्थमेटिक में भी है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। Find the value of n so that a power n plus 1 plus b power n plus 1 upon a power n plus b power n may become geometric mean between a and b। याद रखना, ये वाला मंडे का टेस्ट होगा वो ग्रैंड टेस्ट होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो उसके बाद आखिरी हार्मोनिक है वो हम इसलिए खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो पूरा प्रॉपर याद करके सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन बुक के सॉल्व करते रहना। याद करो तो इसका आंसर n का, जब तुमने इसी रिलेशन को अर्थमेटिक मीन प्रूफ किया था, तो तुम्हारे पास इस n का आंसर आ रहा था 0। सही कहा था मैंने, 6.3 का क्वेश्चन था ना ये बेसिकली। अगर 6.3 में मैं जाऊं जरा, तो शायद 6.3 पे पहुंचने वाले, पहुंच गया भाई। क्वेश्चन नंबर 14 थी, क्वेश्चन नंबर 14 या n 0 था, वैसे मेरे को याद भी है। अब यही वैल्यू अगर मुझे n की ज्योमेट्रिक मीन के लिए निकालनी है तो मैं क्या करूं, मैं इसको पहले तो कंपेयर करूंगा किससे। अब मैं चाहूंगा अब तीनों वैल्यू याद रख लीजिएगा, आगे हार्मोनिक भी आएगा। यही रिलेशन पे आपको n निकालना होगा जब इसको हार्मोनिक मीन प्रूफ करना है। यही रिलेशन पे अर्थमेटिक मीन पे आप निकाल चुके हो, वो n 0 है। बजाय इसके कि वहां सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन याद कर लो, रिलेशन याद कर लो, प्रॉपर्टीज याद कर लो। ठीक है, अब मैं इसको इक्वल करता हूं ए बी पावर हाफ, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इसे कहते हैं। तो a पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1 और a पावर हाफ b पावर हाफ आके मल्टीप्लाई होगा a पावर n प्लस b पावर n से। a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a पावर n प्लस हाफ b पावर हाफ प्लस a पावर हाफ इंटू b पावर n प्लस हाफ। सही कहा मैंने, a पावर n प्लस 1 माइनस a पावर n प्लस हाफ b पावर हाफ, इसको मैं यहां ले आया और इसे मैं यहां ले जाऊंगा, इक्वल्स टू a पावर हाफ b पावर n प्लस हाफ माइनस b पावर n प्लस 1।
अगर आप याद करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप a पावर n प्लस हाफ कॉमन ले सकते हैं, बचेगा a पावर हाफ माइनस b पावर हाफ। राइट हैंड साइड पे भी आप वेट a पावर n प्लस हाफ आप लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा a पावर हाफ माइनस b पावर हाफ। राइट हैंड साइड पे भी आप b पावर n प्लस हाफ कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा a पावर हाफ माइनस b पावर हाफ। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा a पावर n प्लस हाफ b पावर n प्लस हाफ। क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं a अपॉन b होल पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। दैट शोज a अपॉन b n प्लस हाफ इक्वल्स टू a अपॉन b पावर 0। बेसिस सेम तो पावर इक्वल, n का आंसर क्या आ गया माइनस हाफ। तो इस रिलेशन को अर्थमेटिक मीन बनाना है तो n की वैल्यू 0, इस रिलेशन को ज्योमेट्रिक मीन बनाना है तो n की वैल्यू माइनस हाफ। ठीक है, अब यहां पे आने के बाद मैं आपके साथ आखिरी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको आप HP भी कहते हैं। देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो सेम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ज्योमेट्रिक का a इंटू आर पावर n माइनस वन। अर्थमेटिक के सम का फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी या फिर n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। इसका इस पे डिपेंड करता है कि आप इसको इनफिनिटी तक सॉल्व करवाना चाह रहे हैं या nth टर्म तक। nth टर्म तक सॉल्व कराएंगे तो a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन फॉर रेशो ग्रेटर देन 1 और a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर फॉर रेशो लेस देन 1। फॉर सम अप टिल इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर, बट प्रोवाइडेड दैट के प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग होनी चाहिए जीपी। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला सिंगल a प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक का सिंगल का फॉर्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट ab। ये सारी बातें याद रखो, सीक्वेंस पर अप्लाई होगी तुम्हें। अर्थमेटिक n फॉर्म में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करनी है तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला a1 a प्लस डी, a2 a प्लस 2d अप टिल an a प्लस nd, जिसमें d b माइनस a अपॉन n प्लस 1। और ज्योमेट्रिक मीन्स n इंसर्ट करनी तो g1 a r, g2 a r स्क्वायर, g3 a r क्यूब, gn a r पावर n, जिसमें r है b अपॉन a होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ एपी को कहा जाता है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ एपी को कहा जाता है। और हार्मोनिक के बारे में आपको बेसिकली दो बातें बतानी है। मतलब वैसे तो अगर देखा जाए ना, अगर मैं हार्मोनिक को रेसिप्रोकल ऑफ एपी कह रहा हूं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर आपको लगता है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस भी सेम ना हो, जिसमें आपको ये लगता हो कि कॉमन रेशियो भी सेम ना हो, तो समझ जाएं कि उस प्रोग्रेशन को आप क्या करें, पहले रेसिप्रोकल, तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा। मैं तो मिसाल आपको यूं देता हूं, फॉर एग्जाम्पल एंड सो ऑन। अब देखिए, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेम नहीं आएगा, डी सेम नहीं होगा, रेशियो भी निकालेंगे सेम नहीं होगा।
लेकिन एक काम करें, इसको रेसिप्रोकल करें। तो रेसिप्रोकल करें, क्या बनेगा? 2 3 4 5। अब कॉमन डिफरेंस निकालें। सर अब 1 आएगा, मीन सेम, मतलब ये क्या बन गया? AP बन गई। इसका मतलब अगर ये जब मैंने रेसिप्रोकल करा और ये बना, जब मैंने रेसिप्रोकल करा और ये बना, ठीक है, AP, तो इसका मतलब जो पहली वाली गिवन थी मुझे वो HP है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर होता है? कोई सवाल? डन। चलो अब मैं वही सीक्वेंस के चलता हूं। हार्मोनिक में पहले आपको nth टर्म निकालने का तरीका सिखाता हूं। nth टर्म फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, nth टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन को निकालने के दो मेथड्स हैं। वो मेथड्स डिपेंड इस बात पे करते हैं कि आपको गिवन क्या है। अगर आपको फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ HP गिवन हो, तो आप फर्स्ट टर्म को A कहेंगे, सेकंड टर्म को B कहेंगे, और उस वक्त जब मैं आपसे nth टर्म पूछूं हार्मोनिक की, तो आपका फॉर्मूला होगा AB अपॉन B प्लस n-1 इंटू A माइनस B। याद रहेगा? अगर आपको पहली दो टर्म्स हार्मोनिक की गिवन है, तो आप फर्स्ट टर्म को A कहें, सेकंड टर्म को B कहें, तो उसके बाद अगर मैं आपसे हार्मोनिक की कोई भी टर्म पूछ लूं, तो उसका निकालने का तरीका ये है। पहले इसी का एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये कहता हूं मुझे 17th टर्म ऑफ HP निकाल के दें, whose first two terms, जिसकी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं आर 6 and 8। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये आपके लिए A हो गया, ये आपके लिए B हो गया। 17 टर्म का मतलब N आपके लिए 17 हो गया। ठीक है, और आपको N का मतलब T17 निकालना है। फॉर्मूला क्या है? AB का मतलब 6 इंटू 8 अपॉन B का मतलब 8 प्लस n-1 का मतलब 17 माइनस 1 इंटू A माइनस B का मतलब 6 माइनस 8। सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। वैसे क्या आएगा आंसर? कर लेते हैं सॉल्व यार, वर्बल करते हैं। ऊपर तो हो गया 48, नीचे हो गया 16, और -2 का मतलब 32, 8 माइनस 32 का मतलब हो गया -24। ऊपर 48 है, 48 24 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 17 टर्म है -2। कैन समवन कंफर्म मी मैंने सही वर्बल कैलकुलेशन की है? -17 टर्म का आंसर -2 होगा। ओह सॉरी अखलाक, कहाँ गए? यस सर, -2 ही है। बस सही, थैंक यू। ठीक है भाई, तो जब भी फर्स्ट 2 टर्म्स आपको HP की दी हुई हो और आपसे कोई भी टर्म पूछी जाए, उस वक्त आपका फॉर्मूला ये होगा जो मैंने लिखवाया दिस वन। अच्छा, अब रैंडमली भी हो सकता है, रैंडमली भी हो सकता है। ये तो पहला केस हो गया ना, इसको केस 1 कह देते हैं। अब केस 2 क्या है? मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं कि आपको रैंडम कोई टर्म दी हुई, मतलब HP की 10th टर्म है 35, 34th टर्म है 25, ठीक है ना, और आपसे मैं बोलूं मुझे उसकी 4th टर्म निकाल के दें,
तो अब तो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, तब आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। और डिटर्मिनेंट मेथड आपके पास क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड आपके पास क्या है कि 1/x, 1/y, 1/z, पहली रो, pth, qth, rth, 1 1 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसमें याद रखना x बेसिकली वैल्यू है ऑफ pth टर्म, y बेसिकली वैल्यू है ऑफ qth टर्म, z बेसिकली वैल्यू है ऑफ rth टर्म। और p, q और r जब टर्म बोल रहा हूं तो डेफिनेटली मैं यूं भी कह सकता हूं कि इट्स अ टर्म नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं, तो उससे थोड़ा पहले डिटरमिनेंट समझ में आएगा। या पहले एक तो पूछ लूं मैं बात तुम लोग सबसे, भैया जी तुम लोग से मैं पूछ क्यों रहा हूं आस्क टू अनम्यूट, मैंने क्या गड़बड़ की है? आमना अरमान अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर। मेरे बच्चे एक बात बताओ, 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है? यस सर। याद है? प्रॉपर्टीज भी मतलब थी, रिवाइज करूंगी, याद आ जाएगी। नहीं प्रॉपर्टीज से नहीं, वैसे नॉर्मल, मतलब मैं तुम्हें अगर एक 3/3 का डिटरमिनेंट दूं 1 2 3 4 -1 6 8 1 0 2, इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, सारे कर सॉल्व करें, सकती हूँ। इसका आंसर बताएं मुझे, सारे सॉल्व करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जियो मेरा आमिर, क्या आंसर आ रहा है? सर डिटरमिनेंट मेथड मुझे नहीं लगता हमने पढ़ा है। तुम्हें 3/3 का डिटरमिनेंट मेथड नहीं आता, तभी तो मैंने पूछा दुनिया से सवाल यार। ये अब्दुल रहमान क्या आंसर आ रहा है? कैसे होगा? तभी तो पूछा मैंने तुम्हें, वालेकुम सलाम, तुम्हें और कासिम को देख के तो दुनिया से सवाल पूछा। 3/3 डिटरमिनेंट 11 में पढ़ाया नहीं जाता, अभी सिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ अब्दुल रहमान जी सर, 30 आंसर क्या आ आंसर रहा आ रहा है? है। 30 30? जी। अखलाक 30 कंफर्म करोगे? 30 ओके। ना भाई, वैसे तो अभी मैं मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ाऊंगा, वैसे तो मैं अपना मैट्रिसेस का चैप्टर अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पर्टिकुलर सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता,
आप इंटर वाले बच्चे तो 3x3 का डिटरमिनेंट पढ़ते हुए आते हैं, तो कम से कम वो पढ़ना ही है हमने वैसे तो मैट्रिसेस में, बट एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। भैया देखो, अगर 2x2 का डिटरमिनेंट होता है ना, 2x2 का डिटरमिनेंट होता है, मतलब यानी कि यूं होता -1, 6, 2 और 8। मैं कहता इसको सॉल्व कर, तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल साइन माइनस। -1 8 से मल्टीप्लाई होगा, -6 2 से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट योर आंसर -8 -12 -20 आंसर आ गया। 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप अपनी रेफरेंस रो कंसीडर करें। मैं जरा अगले पेज पे चला जाता हूँ ताकि थोड़ा सा समझाने में आसानी हो। टू 3 4 वही ले लेता हूँ ताकि वैल्यू सेम आ सके। -168 102 -168 102 -168 102। सो पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1, अपनी रेफरेंस रो या कॉलम सेलेक्ट करो, और वो हमेशा कौन सी होगी? एक्सट्रीम रो या कॉलम। यानी मेरी रेफरेंस रो फर्स्ट रो हो सकती है, मेरी रेफरेंस रो थर्ड रो हो सकती है, मेरी रेफरेंस कॉलम फर्स्ट कॉलम हो सकता है, मेरा रेफरेंस कॉलम थर्ड कॉलम हो सकता है। इनमें से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं आप, इन चारों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक है? तो मैं अमूमन यहाँ पे बच्चों को ये कहता हूँ कि हमेशा फर्स्ट रो को कंसीडर कर लिया करें। अब आपने फर्स्ट रो को कंसीडर कर लिया तो बाकी सबको मिटा देता हूँ, है ना? ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, तो सिर्फ फर्स्ट रो हमारी रेफरेंस हो जाएगी। अब फर्स्ट रो की पहली एंट्री ले 2, आगे बताता हूँ क्या करना है, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। जब आप 2 लेंगे तो 2 बेसिकली आपके पास कौन सी रो को बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट रो को। कौन से कॉलम को बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट कॉलम को। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के क्या बचा? 6 8 0 2, ठीक है? अब 3 को ले, 3 रो में तो पहली में ही है, कॉलम में दूसरे में, ठीक है? यानी इसमें जब आप 2 को देख रहे हैं ना, तो आप बेसिकली ये यूं छोड़ रहे हैं, इसको ओमिट कर रहे हैं, मतलब ये शेप बन रहा होगा ना यूं, ठीक है? जब 3 को देख रहे होंगे तो आप ये वाली शेप देख रहे होंगे, टी शेप। टी शेप को हटाएं, क्या बचा? -1 1 8 2। 4 को लें तो आपको यूं बनना नजर आएगा, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, -1 6 1 0। और साइन चलते हैं ऑल्टरनेट, मतलब पहले का प्लस, फिर अगला माइनस, फिर अगला प्लस। भैया 2-3 स्टूडेंट है, बल्कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पुराने चाहिए बच्चे, इनको जरा मैं अनम्यूट कर दूं। याह्या, कासिम और उमैर, जरा ये तीनों अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। जी सर। उमैर कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ, उसको भी लाओ। हाँ भाई, तुम तीनों को यहाँ तक की बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई। जी सर। Done. So whenever you are actually expanding the 3x3 determinant, select the reference row, which is always the first row. ठीक है? Now consider all the elements of that row. ठीक है? और जिस particular element को तुम consider कर रहे हो, उससे related row और column को छोड़कर जो बच जाए, वो तुम्हारा हमेशा 2x2 का determinant बनेगा, वो तुम हमेशा उस entry के साथ लिखोगे। All of 3 clear? सर ये माइनस प्लस का क्या सीन है? ये अपने -3 + 4 लिखा है। Alternate signs. अब साइन कैसे चलेंगे? Alternate. Whenever you are expanding the 3x3 determinant, you are actually converting it into 2x2 determinant. ठीक है ना? और साइन हमेशा रूल के हिसाब से alternate इस तरह चलते हैं कि हमेशा पहला फर्स्ट होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा। सही है, सही। ओके कासिम, सर तुम्हारा कोई अगर क्वेश्चन? -2 होता +2 के बजाय, तो फिर हम हाँ, सेकंड तो वाला +3 करते और no 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 if the entry itself is a negative, मतलब मिसाल के तौर पे अगर ये एंट्री नेगेटिव होती, -2 होती, तो -2 तो मेरी एंट्री की वजह से आया है, मैं उसके साथ पहले को साथ प्लस लिखूंगा तो प्लस माइनस खुद ब खुद क्या बन जाएगा?
सही, माइनस हो जाएगा फिर हाँ वो मेरा रूल आधा ये है प्लस हो कि जाएगा। सही। हाँ ठीक है ना, वो एंट्री खुद अगर नेगेटिव है तो वो उसकी वजह से माइनस आ रहा हो तो आ रहा होगा, मेरे लिए वो हमेशा पॉजिटिव। प्लस रहेगा। सही। ठीक है, अब तुम लोग तीनों में से बताओ, पहले वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 6 2 12, 8 0 0, मिडिल साइन -3। अब इसको सॉल्व करो, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 एंड मिडिल साइन इज माइनस, +4 -1 into 0 0, 6 into 1 6, middle sign minus, 12 2s are 24, -2 -8 -6 10, -10 -3 +30, -6 +4 +24, -24 sorry, this one is cancelled, आपका आंसर क्या आ गया 30। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे मैट्रिसेस पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ इस वक्त तुम्हें 3x3 को समझाने का वजह ये थी एक्सपेंड करने का, कि ताकि कम से कम जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी मैं तुम्हें रूल समझाने वाला हूँ nth टर्म का, वो तुम्हें बड़ा आराम से समझ में आ सके, डिटरमिनेंट मेथड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा तीनों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन अब 3x3 के एक्सपेंशन से तो मुझसे पूछ सकता है भाई। वो भैया मैं इंटर वालों को इस वजह से तंग नहीं कर रहा क्योंकि इंटर वाले ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत दफा कर चुके हैं, फिर भी अगर इंटर वालों को कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है 3x3 के एक्सपेंशन का। डन, चलो यार पता नहीं आज क्यों मुझे आस्क टू अनम्यूट करना पड़ रहा है। हाँ बोलो। यस अब्दुल्ला। पिक्चर्स दे देना, पिक्चर सेव करके आप सेंड कर देना। हाँ वो मैं बिल्कुल कर दूंगा, बेफिक्र रहो, मैं बिल्कुल कर दूंगा तुम्हारे लिए। बस मेरे पास शुरू की 2 पिक्चर नहीं है क्योंकि बीच में मेरा नेट डिस्टर्ब हुआ था, तो जी वो सर, अगर वो किसी के तो पास है जिसपे मैंने थोड़ा सा है वो तो वो ग्रुप वो पे तो तुम मेरे हैंगी से या सर। मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। सही, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। ओके सर। थैंक यू। यस मरियम। सर आपने जो पीछे टीएन का फॉर्मूला बताया, अगर हम उसमें जो है वो एपी का फॉर्मूला से सॉल्व करें और आंसर का रेसिप्रोकल ले लें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दैट के फर्स्ट 2 टर्म्स ही गिवन हो तुम्हें। ठीक है, क्योंकि जो अब मैं बताने वाला हूँ उस पर तुम ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकती। जैसे कि अब क्वेश्चन है, भूलिएगा मैं डिटरमिनेंट सिखाते सिखाते मैं हार्मोनिक को कहीं आगे ले गया था। हार्मोनिक के ऊपर हमने ये रूल अब समझना है जो मैं अभी तुम्हारे सामने बोर्ड रख के बैठा हूँ। वो तो एक एग्जाम्पल थी, इस वजह से मैंने शेयर करना शुरू कर दी समझाना। अब जरा वापस आओ, एक क्वेश्चन रखता हूँ तुम्हारे सामने। अहमद कामरान। यस अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बोला था कि गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे लेक्चर्स, लेकिन 2-3 हफ्ते हो गए। भैया एक काम करो, फौरन से तुमने ना एक काम ये करना है, तुमने अभी ग्रुप जैसी मेरी क्लास खत्म हो तुमने ग्रुप पे क्वेश्चन जो तुमने जुमला मुझे बोला ना वो एज इट इज ग्रुप पे लिख देना। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है, 12th टर्म एचपी की 1/5 है, 19th टर्म 3/22 है और तुमसे 4th टर्म पूछी है। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/x 1/y 1/z pth qth rth 1 1 1 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। 1/x क्या हो जाएगा 1/5, 1/y क्या हो जाएगा 3/22 और 1/z पूछा है। pth टर्म कौन सी है 12, qth टर्म कौन सी है 19, rth टर्म कौन सी है 4। rth टर्म जो 4th टर्म है वो तुमसे पूछी है ना, तो 4th टर्म की वैल्यू तुमसे पूछी, तो वैल्यू इज xyz 1 1 1 इक्वल्स टू 0। सर अरेंज करते हैं इसको। 1/1/5 क्या हो जाएगा 5,
ये हो जाएगा 22/3, ठीक है, और ये 1/z, यहाँ 12 था, यहाँ पे 19 टर्म थी और यहाँ पे 4। फिर भी एक दफा कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 12, 19, 4, 1, 1, 1 equals to 0. So everyone has to solve it, ठीक है। और मैं खास तौर पे उमैर आमिर, याहिया और कासिम से आंसर चाहूंगा। C/C का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करके Z आंसर निकाल के दें, Z का। सर 3/7 आंसर आ रहा है। यस मरियम, क्या आंसर बता रही थी आप? यस सर 3/7 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, गुड। उमैर आंसर निकाला? मैं जब तक पिक्चर्स ले लूं उनकी। ठीक है भाई। सो यहाँ पे हार्मोनिक का पहला सीक्वेंस एंड होता है nth टर्म का, ठीक है ना। और यहीं से हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।